प्यारे बच्चों, +2 उच्च विद्यालय गोपी का अंदर के पीजीटी शिक्षक श्री संतोष कुमार दास जो हिस्ट्री के शिक्षक हैं, उनके द्वारा ये मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर बताया गया है। मैं केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र हिस्ट्री का, इतिहास का सेट 1 के आंसर को समझेंगे। प्यारे बच्चों, इतिहास सेट 1 के प्रश्नों में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 15 तक का उत्तर मैंने पहले पार्ट के वीडियो में बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? निसंदेह अकबर मध्यकालीन भारत के शासकों में एकमात्र शासक था जिसने भारत में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वह कुछ हद तक सफल हुआ, हालांकि बाद के मुगल शासक उसकी भावना को पकड़ने में विफल रहे। अधिकांश इतिहासकार अकबर को महान सम्राट मानते हैं। केटी शाह लिखते हैं, अकबर मुगलों में सबसे महान थे और संभवतः 1000 साल तक सभी भारतीय शासकों में सबसे महान थे, शक्तिशाली मौर्यों के दिनों से। लेकिन उनके जन्म की विरासत के आदमी की प्रतिमा से कम अलग किए बिना यह अभी तक नहीं कहा जा सकता कि अकबर इतना महान था, क्योंकि वह इतनी अच्छी तरह से भारतीयकृत था। अकबर ने राष्ट्रीय राजा होने के दावे का निम्नलिखित आधार पर समर्थन किया। पहला, पूरे भारत को एक सम्राट के शासन में लाना। दूसरा, प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। तीसरा, राजस्व प्रशासन की एकीकृत प्रणाली। चौथा, एकीकृत कराधान नीति। पांचवा, सुलह की राजपूत नीति। छठा, संश्लेषण और प्रसार की धार्मिक नीति। सातवां, फारसी को दरबारी भाषा बनाना। आठवां, सभी भाषाओं में साहित्य के विकास में उदार मदद। नौवां है, विभिन्न शैलियों के संश्लेषण को लाकर ललित कला की एक समान भारतीय शैली का विकास करना। 10वां है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और शिष्टाचार से संबंधित उद्राव। और 11वां, विभिन्न समुदायों से संबंधित उनके विषयों का कल्याण। एडवर्ड्स और गैरेट ने लिखा, अकबर ने कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित की है। वह एक निडर सिपाही, एक महान जनरल, एक बुद्धिमान प्रशासक, परोपकारी शासक और चरित्र के ध्वनि न्यायाधीश थे। वह पुरुषों का एक जन्मजात नेता और इतिहास में ज्ञात सबसे शक्तिशाली संप्रभु में से एक होने का दावा कर सकता है। लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया जो सबसे मजबूत हो सकता है और एक राजवंश की स्थापना कर सकता है जिसकी भारत पर पकड़ है। लगभग एक शताब्दी तक सभी प्रतिद्वंदी द्वारा चुनाव नहीं लड़ा गया था। उनके शासनकाल ने मुगलों के अंतिम परिवर्तन को केवल एक अस्थायी भारतीय राजवंश में सैन्य आक्रमणकारियों के रूप में देखा। अकबर को हम लोग महान शासक मानते हैं, तो उसका पहला पॉइंट है भारत को मातृभूमि के रूप में देखते हुए। तो भारत के अधिकांश सुल्तान शासक स्वयं को बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। बाबर को भारत के बाहर और अपने देश में भी दफनाया जाना था। हुमायूं ने काबुल और कंदर की ओर देखा। अकबर ने पूरी तरह से भारत, उसके लोगों और मिट्टी आदि के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए काम किया। वह अकेले भारत के प्रति निष्ठा रखते थे और कोई नहीं। दूसरा, एक सिरे के नीचे हिंदुस्तान संघ। तो मलेसन के अनुसार अकबर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक सिरे के नीचे हिंदुस्तान का मिलन था, जिसे हासिल करना मुश्किल था क्योंकि उसने सभी गैर इस्लामी धर्मों को सताया था। इसे पूरा करने के लिए पहले जीतना जरूरी था। दूसरा, सभी विवेक और सर्वशक्तिमान की पूजा करने के सभी तरीकों का सम्मान किया। इस प्रकार भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अकबर का उद्देश्य एक छत्र के नीचे बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करना था। हालांकि डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजा की तुलना में सबसे महत्वाकांक्षी था। अपने विचार में अकबर पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था क्योंकि वह एक विस्तारवादी था। तीसरा है, सभी विषयों के साथ समान व्यवहार। प्रसिद्ध कलाकार फर्ग्यूसन ने लिखा है, अकबर के चरित्र में और अधिक उल्लेखनीय कुछ भी नहीं क्योंकि उसकी सारी गतिविधियां प्रभावित हुई। उन्होंने अपने सभी हिंदू विषयों के लिए उतना ही प्यार और सराहना मिली जितने उनके सहधर्मियों के लिए। चौथा है, सभी धर्मों का संश्लेषण। अकबर ने सभी धर्मों के संश्लेषण के बारे में प्रयास किया। इबादत खाना धार्मिक चर्चाओं के लिए स्थापित किया गया था। पांचवा, दीन इलाही की स्थापना। सभी धर्मों के अच्छे बिंदुओं के आधार पर अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की और ऐसा कदम और एक राष्ट्रीय शासक द्वारा ही उठाया जा सकता है।
छठा है योग्यता के आधार पर नियुक्ति और धार्मिक आधार पर नहीं। डिटेल है मेरिट सभी नियुक्तियों का आधार था और इससे उनके प्रयास में काफ़ी दस्ता आई। इस नीति से अकबर ने हिंदुओं का दिल जीत लिया। टोडरमल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भगवान दास, मान सिंह और बीरबल उच्च पदों पर थे। सातवां है अकबर के 9 रत्न। उनके दरबार के 9 प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से 4 हिंदू थे। आठवां हिंदुओं का प्रतिबंध हटाने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर के साथ साथ जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी। 9वां है हिंदुओं के वैवाहिक गठबंधन। अकबर ने कई राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि शाही परिवार की किसी लड़की की हिंदू परिवार में शादी क्यों नहीं की गई। 10वां है हिंदू और मुसलमानों का सांस्कृतिक संश्लेषण। डिटेल है अकबर ने हिंदू और मुस्लिम कला और साहित्य के संलयन को लाने के लिए जोरदार प्रयास किया। इसमें ए पॉइंट है आर्किटेक्चर के अनुसार फारसपुर, सिकरी, आगरा और दिल्ली में बनी उनकी इमारतों में फारसी और भारतीय कला दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ख है चित्र। ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार के 17 महत्वपूर्ण चित्रकारों में से 13 से कम हिंदू नहीं थे। ग है साहित्य। अकबर ने संस्कृत से फारसी में हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों के अनुवाद के उद्देश्य से एक विशेष अनुवाद विभाग की स्थापना की। उपहास या उसका आलोचना। ऊपर दिए गए खातों से यह स्पष्ट है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। जवाहरलाल नेहरू ने उनका सही वर्णन किया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। 17 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन बहुत लंबा इसलिए थोड़ा जल्दी हम बोल रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसा नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्र संघर्ष का आधार बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत के चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के खिलाफ थे। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। महात्मा गांधी गरीब किसानों का अनुरोध पर 1917 में चंपारण बिहार गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी अकाल की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। इसलिए महात्मा गांधी ने गाँव को सुधारने, स्कूलों का निर्माण, गाँव की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों और अदालतों के बाहर विरोध और रैली की। उन्होंने उसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने अनिच्छा से मंजूर कर लिया। गांधी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। अंत में महात्मा गांधी किसानों को सुधारने की अपनी मांगों से सहमत होने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने में सफल हो गए। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहकर संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को वर्ष 1920 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। यह अहिंसात्मक प्रतिरोध के देशव्यापी आंदोलन की पहली श्रृंखला थी। आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। अन्याय के खिलाफ लड़ाई में गांधी के हथियार असहयोग और शांतिपूर्ण प्रतिरोध थी, लेकिन नरसंहार और संबंधित हिंसा के बाद गांधी ने अपना ध्यान पूर्ण स्वशासन प्राप्त करने पर केंद्रित किया। यह जल्द ही स्वराज या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता में बदल गया। इस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को नए संविधान के साथ स्वराज के उद्देश्यों से फिर से संगठित किया गया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी नीति को शामिल करने के लिए अपनी अहिंसा नीति को आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ था कि विदेशी निर्मित वस्तुओं की अस्वीकृति। महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों के बजाय खादी पहनने के लिए संबोधित किया।
उन्होंने सभी भारतीयों से भारत के स्वतंत्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए खादी की कताई के लिए कुछ समय बिताने की अपील की। यह महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने की नीति थी, क्योंकि इसे एक सम्मानजनक गतिविधि नहीं माना जाता था। इसके अलावा गांधी ने ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और ब्रिटिश उपाधियों को छोड़ने का भी आग्रह किया। जब आंदोलन को बड़ी सफलता मिली तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक झड़प के बाद अप्रत्याशित रूप से यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल कैद की सजा सुनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 खंडों में विभाजित थी। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच समर्थन भी टूट रहा था। दांडी मार्च महात्मा गांधी 1928 में फिर से सबके आगे लौट आए। 12 मार्च 1930 गांधी ने नमक कर के खिलाफ एक नया सत्याग्रह शुरू किया। अहमदाबाद में दांडी तक पैदल चलकर अपने नमक बनाने के अधिकार से गरीबों को वंचित करने वाले कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की। गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्र को उत्तेजित किया और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। 8 मई 1933 में उन्होंने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धि का 21 दिवसीय उपवास शुरू किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी फिर से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद देश के बाहर अव्यवस्था फैल गई और कई हिंसक प्रदर्शन हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो सबसे शक्तिशाली आंदोलन बन गया। पुलिस की गोलियों से हजारों स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और या घायल हुए और सैकड़ों हजारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों से परम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा और करो या मरो के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस कार्य समिति को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। उनकी बिगड़ती सेहत के मद्देनज़र उन्हें मई 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे जेल में मरे और राष्ट्र को नाराज करें। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने से स्पष्ट संकेत दिए जाने के बाद गांधी ने लड़ाई बंद कर दी और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। विभाजन और भारतीय स्वतंत्रता 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुनयन विनयन पर महात्मा गांधी ने गृह युद्ध से बचने के लिए भारत के विभाजन और ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा पेश की गई स्वतंत्रता के प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के बाद गांधी का ध्यान शांति और सांप्रदायिक उद्वाव में बदल गया। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने के लिए उपवास किया और मांग की कि विभाजन परिषद ने पाकिस्तान को मुआवजा दिया। उनकी मांगें पूरी हुई और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इस प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे देश को एक छत्र के नीचे लाने में सक्षम थे। गांधी ने अपनी तकनीकों को धीरे धीरे विकसित और सुधार किया या आश्वासन देने के लिए उनके प्रयासों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगला है 18वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। हमारे लिखित भारतीय संविधान की निम्नलिखित 19 विशेषताएं हैं। पहला, लिखित एवं निर्मित संविधान। तो संविधान सभा ने नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मर्पित तथा अंगीकृत किया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तथा इसी तिथि को संविधान को लागू होने की तिथि माना गया। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। लिखित संविधान स्पष्ट तथा निश्चित होता है, जिससे संविधान की व्याख्या अत्यंत सरलतापूर्वक की जा सकती है। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इस संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं, निर्वाचन आयोग आदि प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। प्रारंभ में मूल संविधान में
395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, जिससे संविधान का आकार और भी विस्तृत होता जाता है। हमारे संविधान में यह जब से निर्मित हुआ है तब से बहुत से उपबंध इसमें जोड़े गए हैं तथा कुछ कुछ निष्कासित भी किए गए हैं। 1976 में हुए 2वें संविधान संशोधन के दौरान हमारे संविधान में विशेष रूप से वृद्धि हुई। इस संशोधन के दौरान इसमें भाग 4A तथा भाग 14A जोड़े गए हैं तथा अनेक अनुच्छेदों का विस्तार किया गया है। बाद में और भी कई सारी चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया है या संशोधित किया गया, जैसे कि ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका विषयक इत्यादि। भारतीय संविधान का विस्तृत आकार ऐसे ही नहीं बल्कि इसका मूल संविधान में संशोधन तथा परिवर्तन करते हुए हुआ है। अब तक लगभग 100 संशोधन होना इसका प्रमाण है। वर्तमान समय में मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित 465 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां नहीं है। संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का स्थूल रूप से निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे संविधान का विकास तो हुआ ही है, परंतु श्रेष्ठ परंपराओं का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तीसरा है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक प्रभावशाली एवं प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को निर्धारित करती है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था तथा न ही इस परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान था। प्रस्तावना का प्रयोग मुख्यतः वहाँ किया जाता था जहाँ पर संविधान की भाषा हो, समझने में कठिनाई का अनुभव होता था। प्रस्तावना को न्यायालय में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। प्रस्तावना को लेकर सदैव से प्रश्न विवादास्पद बना रहा है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं तथा संविधान का अंग है या नहीं। 1973 में इस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में किया। इस निर्णय के बाद प्रस्तावना को संविधान का माना जाने लगा तथा इस प्रस्तावना में परिवर्तन कर पाना भी संभव हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश। तो संविधान के स्रोत है। भारतीय संविधान निर्मित करने से पूर्व संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का विस्तार पूर्व अध्ययन किया तथा साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व बने अधिनियमों, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों का भी अध्ययन किया गया। संपूर्ण चीज़ों के अध्ययन के पश्चात जहाँ से भी जो उपबंध अच्छा तथा उपयुक्त प्रतीत हुआ उसे ले लिया गया तथा भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित कर लिया गया। संविधान के विभिन्न प्रमुख उपबंधों के अग्रलिखित स्रोत हैं। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विदाई राष्ट्रपति की असंवैधानिक स्थिति, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि, संसद और विधानमंडल प्रक्रिया। कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, अपृष्ठ शक्तियाँ, सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अमेरिका द्वारा लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, उच्चतम न्यायालय, संविधान के सर्वोच्चतम राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। पूर्व सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्यों प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत होना। जापान से अनुच्छेद का प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का पूरा मॉडल ब्रिटिश राज व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यद्यपि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, भारत ने वहां स्थापित परंपराओं को अपने अनुरूप संविधान में लिपिबद्ध किया है। पांचवा है कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, कठोर या ध्रुव परिवर्तनशील संविधान, लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। छठा पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। सातवां पॉइंट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आठवां है सरकार का संसदीय रूप।
भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायकी के समझ कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। नौवां है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब लास्ट क्वेश्चन है 19, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो आंसर है भारत विभाजन के मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। शिमला प्रतिनिधि मंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का उद्देश्य और दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हठधर्मिता का रहा। लीग का उद्देश्य विदेशी हुकूमत के प्रति राजभक्ति में वृद्धि और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवाह को रोकना था। सन 1910 के समाप्त होते होते मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियावादी नीति कुछ शिथिल पड़ गई थी। मुसलमानों की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता की ओर झुकने लगी थी। उसने राष्ट्रीय विचारों का विकास होने लगा था। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बिंदुओ, अजमल खां, डॉक्टर अंसारी जैसे आदि मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्षण करने और सांप्रदायिकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा है कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीतियाँ। भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति भी उत्तरदायी रही है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लिया था। अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों को तक त्याग दिया था। 1916 ईस्वी तक लखनऊ समझौता में की गई भूल, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व और उनको उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकार को स्वीकार करना था। इससे मुसलमानों को बढ़ावा मिला। तीसरा है सांप्रदायिक हिंसा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद सांप्रदायिक विद्वेष की आग बढ़ने लगी। सन 1921 में मालाबार में हुए मोपला विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को चिंगारी प्रदान की। सन 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम उपद्रवों ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया था कि दोनों संप्रदाय की एकता का अंत होने लगा। मुस्लिम लीग धीरे धीरे प्रतिगामी नेतृत्व की अधीनता में चली गई और मुसलमानों के बीच हिंदू राज्य दिखा कर अपने जड़ें मजबूत कर प्रारंभ कर दिया गया। चौथा पॉइंट है पाकिस्तान की मांग। डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक के अनुसार सन 1930 में सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग का सभापति बना। उसने अपने भाषण में कहा, मुस्लिम हितों की सुरक्षा एक पृथक राज्य की स्थापना के द्वारा ही संभव हो सकता है। इकबाल ने उन सभी मुसलमान बुद्धिजीवियों को गंभीरता से प्रभावित किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। यद्यपि इकबाल ने पाकिस्तान शब्द को जन्म नहीं दिया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमान अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक छोटे पैम्फलेट अब या फिर कभी नहीं में किया और दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर पूर्व में बंगाल और 3 मुसलमानी राज्यों को एक संघ राज्य में सम्मिलित करके उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार व्यक्त किया। सन 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्पष्टता पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि का निर्माण पर्याप्त समय में पहले ही हो चुका था। तो बच्चों थोड़ा जल्दी बताए हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।